Good morning, everybody. How are you? Okay. So it's your choice today that we are going to the revision. Revision is most important. The more we revise, the more we learn. So that is why it is said that practice makes the man perfect. Every learning process depends on your practice. Your perfection depends on your practice. Your mastery depends on your practice. That how much practice you do every day. Every day I advise you to revise the previous chapter before going to start new one. अंडरस्टैंड। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि कभी भी कोई नया चैप्टर शुरू करने से पहले पुराने वाले को एक बार देख लो, है ना, ताकि हम पुराने वाले को नए वाले से रिलेट करते हैं। और जब जब भी हम अपने विषय को वर्तमान स्थिति से या एग्जाम्पल से रिलेट कर लेते हैं, अपने आप से जोड़ लेते हैं, तब तक हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है। और ऐसा हवा हवाई पढ़ने में समझ में नहीं आता, तो उसे हमें रिलेट करते जाना चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पहले दिन हमें किताब पढ़ने मिलती है, नई क्लास की किताब पढ़ने मिलती है हमें। तो बड़ी, एक तो साइज़ में देख के बड़ी मोटी लगती है, हम उसे देख के ही घबरा जाते हैं। दूसरी चीज़, पहले ही चैप्टर हमें इतना कठिन लगता है कि यार आगे क्या होगा और कैसे पढ़ेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, परीक्षा आते आते वही किताब आप रात भर में पलटा देते हो। परीक्षा की रात पलटा देते हो कि नहीं पलटा देते? ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आपने स्कूल में साल भर पढ़ते 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 हर चीज़ को इतने बारीकी से समझ लिया है कि जब तक आप लास्ट वाली चीज़ें पढ़ते हैं बुक की, तब तक पहली वाली चीज़ें आपको सरल लगने लगती हैं और आपको नज़र आता है कि पहली वाली जो विषय वस्तु है और आखिरी वाली विषय वस्तु का आपस में संबंध है। ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स का अगर बोर्ड मास ना आए, ऋण धन गुणा भाग, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड, परसेंटेज, अगर ये ना आए तो क्या बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही बात है कि हमें पहले प्रीवियस की चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जिन बच्चों का बेस अच्छा होता है, जो छोटी क्लासेस में जिनकी अच्छी क्लास लगती है, वो बच्चे आगे जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। जिन बच्चों का बेस कमज़ोर होता है, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस अपने आप गिर जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नॉलेज से तो आता ही है और नॉलेज आता है पढ़ाई से। तो पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं उनको छोड़ो, पर अब अगर मौका मिला है तो हम अपने पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं उनको बड़े बारीकी से पढ़ते जाएं, क्योंकि इन किताबों का आगे वाली कक्षाओं में संबंध है। यही सब स्टडी विस्तारित होती जाती है। जैसे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? शरीर के अंग, यही पढ़ाते हैं ना, हेड, फोरहेड, हेयर, आईज, नोज, लिप्स, नेक, शोल्डर, ठीक है, चेस्ट, स्टमक, ठीक है, वेस्ट, नी, फुट, यही पढ़ाते हैं। और अगर वही बच्चा जब बड़ी क्लास में आ जाता है तो फिर क्या पढ़ाते हैं? इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, किडनी, लंग्स, अंडरस्टैंड, दिस इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, बोन्स, वेन्स, आर्टरीज, यही पढ़ते हैं। और जब और बड़ी क्लास में आते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, ठीक है ना, और आगे पढ़ेंगे सेल्स तो, ठीक है। चलो हाँ, ये भी बता दो कि बॉडी कैसे बनती है, तो सेल्स से मिलके बॉडी बनती है, ठीक है। और बड़ी क्लास में ये सब पढ़ लिया, फिर आप क्या करोगे? इनके सिस्टम पढ़ोगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, लिम्फ सिस्टम, इंडेगुमेंट्री सिस्टम, ओके। उसके बाद जैसे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम, अंडरस्टैंड। तो ये सब पढ़ोगे। डाइजेशन सिस्टम पढ़ोगे। जब बच्चा फिर थोड़ी बहुत बड़ी क्लास में आता जाता है, फिर सिस्टम पढ़ता है, और सिस्टम में फिर देखते हैं कि सारे हमारा डाइजेशन कैसे होता है, पानी का जो है एक्सक्रेशन कैसे होता है, या पानी का एलिमिनेशन कैसे होता है बॉडी से, ठीक है, परस्पायरिंग कैसे होता है, पसीना कैसे निकलता है, ये चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उससे और आगे जाते हैं, फिर सेल्स के अंदर पढ़ते हैं कि पूरा शरीर बना तो सेल्स से है, लेकिन सेल्स के अंदर क्या है? फिर सेल्स की पूरी, कि भैया साइटोप्लाज्म है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर पता चला कि फिर सेल्स बॉल है उसमें, ठीक है, उसमें सेंट्रस है उसमें, ठीक है, केंद्रक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हो तुम लोग? केंद्रक, है ना। उसके बाद उसमें कोशिका भित्ति है उसमें, उस कोशिका के अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसी कैसी है,
फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर बोलते हैं भैया वो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बन कैसे गया, उसके अंदर आखिर ऐसा है क्या कि उसमें ऊर्जा का संचार है, बैटरी है वो तो एक प्रकार से। तो फिर अपन कहते हैं उसमें प्रोटीन होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में वहाँ सेव रहता है, और फिर अगेन हमें वो एनर्जी देता है। जैसे बैटरी हम चार्ज कर लेते हैं, ऐसे ही क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बॉडी अपनी एनर्जी को सेव कर लेती है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में वो अपने अंदर सेव कर लेती है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके जब हम भूख लगती है तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देने लगती है। अगर हमें भूख लग जाए और हमारे शरीर में रिजर्व एनर्जी ना हो तो हम तो वहीं गिर जाएंगे धड़ाम से। तो हमें फिर अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एनर्जी को उल्टा रिवर्स मारने लगती है। जैसे घर में इन्वर्टर का काम है ना, वही समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इन्वर्टर कब काम आता है लाइट जाती तब, लाइट जाती इन्वर्टर चालू हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को रिजर्व रखा है। दुनिया में हर कोई बैकअप रखता है, लेकिन आदमी ऐसा है बैंक में पैसे नहीं रखता। अपन भी तो रखते हैं, बुरे वक्त के लिए बचा के रखते हैं कि कभी इनकम बंद हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा तो हमारे बैंक से हम पैसे निकाल लेंगे। तो हम उसे पावर हाउस कहते हैं, या उसे हम बैंक भी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मतलब बात वही थी ना कि कहाँ छोटी सी बात, हाथ पाँव शरीर पढ़ रहे थे और वहाँ पे हम वहाँ पहुँच गए जाके। तो सबसे शुरुआत में तो यही पढ़ते हैं हम, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। मतलब बॉडी के संरचना के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आकार की और शारीर की, है ना, ये पढ़ते हैं। और आखिरी में वहाँ पहुँच जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और फिर हम देखते हैं कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया बनी है उसके अंदर और क्या क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, और नीचे चले जाओ, और अंततः डीएनए, ठीक है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो कितनी बारीक संरचना है। और जब कोई आदमी कोई अपराध करता है तो उसे पकड़ने के लिए हम उसके जो है फॉरेंसिक जो टीम होती है, फॉरेंसिक जांच, वो क्या करती है, डीएनए टेस्ट करती है कि जहां आदमी कोई अपराध करता है उस अपराध स्थान पे ज़रूर कुछ ना कुछ झूमा झटकी होती है, कुछ ना कुछ होता है। तो वो क्या करते हैं, कोई बाल आल पकड़े हुए, मान लो किसी को मारोगे तो आपके बाल पकड़ लेगा, या आपको कहीं खरोंच मार देगा तो उसके नाखून में आपकी स्किन चली जाएगी, थोड़ी बहुत त्वचा चली जाएगी, या आपका कोई कपड़ा रह गया जिसमें आपका पसीना लगा हुआ है, या आपका ब्लड का कोई ड्रॉप वहाँ पे गिर गया, कुछ भी। और कोई मर्डर करता है या कुछ भी, तो इतना तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ साक्ष्य छूट ही जाता है, और हमारी फॉरेंसिक टीम उस आधार पे उस आदमी तक पहुँच जाती है। ये फॉरेंसिक जाँच होती है। इसमें भी अच्छा करियर है। साइंस में जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, वो इस कोर्स को भी करते हैं। साइंस की ये फील्ड है और वो वहाँ चले जाते हैं, उसमें कर लेते हैं उस फील्ड में। हमारे यहाँ पे जो लैब है, गवर्नमेंट की लैब होती है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो समझ में आया कि किस प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं।